लव्यो। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बात करने वाले हैं परमाणु यानी कि एटम के बारे में। जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में और साथ ही TIFR की स्थापना के बारे में भी डिस्कशन किया था। इसी वीडियो में हमने जाना था कि परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 में। साथ ही परमाणु ऊर्जा संस्थान यानी कि एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे AAAT की स्थापना भी हुई थी 3 जनवरी 1953 में, और जिसे 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देश को समर्पित कर दिया गया था। लेकिन 1966 में डॉक्टर भाभा जी के निधन के बाद एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो इसमें मैंने बार बार एक ही वर्ड का उपयोग किया है, एटॉमिक। अब ये बात समझिए कि एटॉमिक किससे मिलकर बना है? तो परमाणु यानी कि एटम से मिलकर बना है। तो क्या है ये परमाणु, जानेंगे इस वीडियो में कि क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको कवर करने हैं इसके अंतर्गत, और इस वर्ड का बेसिक मीनिंग समझने के बाद ही आप आगे की वीडियोस को समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे ढेर सारे कंटेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा फेसबुक और यूट्यूब पे और टाइप करना पड़ेगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन, और साथ ही आप टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना होगा सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप उधर से ही फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि परमाणु यानी कि एटम क्या है। देखिए, हमारे जो विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं बनी हुई है वो किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई होती है, और ये पदार्थ को जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो किस में डिवाइड होता है? तो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं में। और अणु किससे मिलके बने हैं? परमाणु। मतलब दो या दो से अधिक जब परमाणु मिलके बनते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। और यही अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स हमारे चारों तरफ दुनिया में दिखाई देता है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि परमाणु इस तरीके से सबसे छोटी इकाई यूनिट माना गया था। इसी वजह से जो परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है जिसे तोड़ा ना जा सके, क्योंकि जब परमाणु की खोज हुई थी तब इसे माना गया था सबसे छोटा कण। लेकिन आज ये अपने जो अर्थ, जो अपना मीनिंग है, अर्थ है, उसको जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होती गई, और बाद में पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क और ग्लून्स से मिलकर बने हैं। तो ये अपने वर्ड यानी जो इसका शब्द है वो अपने मायनों को सिद्ध नहीं करता है। ये परमाणु जो है वो जॉन डाल्टन ने खोजा था 1803 में, और उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिसके कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो पदार्थ हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। उस समय के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल सही थी। और जो पदार्थ अगर एक ही प्रकार का पदार्थ है तो उसके भार, आकार और अन्य गुण होंगे वो समान होंगे, लेकिन अगर अलग अलग पदार्थ हैं तो उनके जो परमाणुओं के गुण होंगे वो अलग अलग होंगे। बिल्कुल सही है ये, और आज भी ये चीज़ मिलती है। वहीं अगर परमाणु को उस समय के हिसाब से देखें तो ये माना जा सकता है कि उस समय ना तो इसे तोड़ा जा सकता था, ना ही इसे बनाया जा सकता था, और ना ही नष्ट किया जा सकता था। लेकिन आज इसे तोड़ना संभव है, मतलब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। किस में? तो ये बात याद रखिए। अच्छा सॉरी, ये देखिए, ये है जॉन डाल्टन सर, ठीक है। अच्छा, तो जो परमाणु है वो किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। लेकिन इनमें सबसे पहले किसकी खोज हुई? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन खोजा गया सबसे पहले। जो जे थॉमसन सर हैं उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के दौरान 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इस इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हमें पता चली। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E- यानी कि E नेगेटिव होता है, चूंकि यह एक ऋणात्मक आवेश होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। जो इसका चार्ज होता है वो 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 होता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो 9.109 10⁻31 kg होता है। ये नेग्लिजिबल माना जाता है जब इसे परमाणु के, या कहना चाहिए एटम के मास में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और इसे परमाणु के द्रव्यमान की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है। अब यही एक क्वेश्चन जनरेट हुआ यहाँ पर कि
यदि एक एटम में नेगेटिव चार्ज हो सकता है तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है। एक एटम न्यूट्रल होता है हमेशा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शा दिया गया है, तो साथ में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। और इसको ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके थे 1886 में यूजेन गोल्डस्टीन। इसी वजह से प्रोटॉन की स्थापना की प्रोटॉन की खोज की अगर बात होती है तो वहाँ पर यूजेन गोल्डस्टीन का नाम ही आता है। अच्छा, प्रोटॉन के साथ ही मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस को लिखा हुआ है, वो क्यों? तो ये बात याद रखिएगा कि प्रोटॉन न्यूक्लियस की जो खोज है वो लगभग एक साथ ही हुई थी। हुआ यूँ कि 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी के द्वारा हैंस गीगर और अर्नेस्ट जो मार्सडेन हैं उनके साथ मिलकर एक स्वर्ण पत्र प्रयोग किया गया। क्या था ये स्वर्ण पत्र प्रयोग? तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर बीच में एक सोने की पतली परत ली गई और इसमें अल्फा कणों की जो बौछार की गई, तो इससे कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ वापस लौट गए और कुछ अपनी दिशा में भटक कर यहाँ वहाँ फैल गए। और जब ये अपने मार्ग से भटक कर इधर उधर चले गए तो इससे कुछ निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड जी ने। वो क्या निकाला था? तो वो देखिए, सबसे पहले निकाला था कि परमाणु का जो अधिकतर हिस्सा होता है वो खाली होता है, जिससे अल्फा कण आसानी से निकल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ से अल्फा कण थे वो आसानी से निकल गए। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बताई कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक भी पाया जाता है और यहाँ से नाभिक की खोज हुई। और उन्होंने बोला कि इस नाभिक में जो धनावेश है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पर इकट्ठा रहता है और ये काफ़ी सघन यानी कि डेंस होता है, और इसी वजह से अल्फा कण यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाए जबकि यहाँ से निकल गए। तो इस तरीके से नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की खोज हुई और साथ ही खोज हुई प्रोटॉन की। लेकिन ये पूरी तरह से खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। 1920 तक काफ़ी सारे प्रयोग करते रहे अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उन्होंने इसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन की खोज की और उसे नाम भी प्रोटॉन दिया था। इन्होंने खोजा भी और उसे नाम भी दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन भी ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है फर्स्ट। और प्रोटॉन शब्द देने के साथ साथ काफ़ी कुछ जानकारी जो कि काफ़ी उपयुक्त जानकारी थी उसे देने के कारण ही नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक यानी कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है किसे? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। मैं जितने भी आपसे ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ इनको नोट डाउन करते जाइएगा, ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से किसकी खोज हो चुकी है? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसे P+ यानी कि यहाँ पे एक सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि प्रोटॉन पर उतना ही आवेश उपस्थित होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात याद रखिएगा कि ऋणात्मक आवेश होता है। वहीं प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। यानी कि फिर से हिंदी में समझिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन की भार की बात करूं तो ये होता है 1.67262 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये जो भार है वो न्यूट्रॉन से कुछ ही हद तक कम होता है, ये बात याद रखिएगा। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये 1836 गुना होता है। वहीं अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि जो कोई भी एलिमेंट होता है उसमें जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसकी जो प्रोटॉन की संख्या होती है उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी तत्व में यानी कि कोई एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या 15 है, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या भी उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो भी कितना होगा? 15 होगा। देखिए, इसी पॉइंट के द्वारा हमें न्यूट्रॉन की उपस्थिति का अनुमान लगा था। कैसे? क्या हुआ, जब 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी के द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई थी तो
प्रोटॉन मिल गया पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन मिल गया नेगेटिव चार्ज वाला। तो ये चीज़ पता चल गई कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पर परमाणु का उदासीन होना जायज है। लेकिन जब परमाणु भार की बात आई तो यह पता चला कि परमाणु क्रमांक का 2 गुना पाया जा रहा है, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था। तो इस वजह से ये एक शक पैदा हुआ कि इसके मतलब प्रोटॉन के अलावा भी कोई अन्य कण उपस्थित है। अब वो क्या है, तो इसकी खोज की थी 1932 में जेम्स चैडविक जी ने, जो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे उस समय। और इन्होंने एक ऐसे कण जो कि कोई आवेश धारण नहीं करता था, मतलब कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता था ना तो नेगेटिव चार्ज, ऐसे कण के बारे में बताया। और उस कण को इन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के आविष्कार करने के कारण ही उन्हें 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बात याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। कब की थी, तो 1932 में, और 1935 में इसीलिए उन्हें क्या दिया गया था, तो नोबेल प्राइज। अब न्यूट्रॉन खोज के बाद जो परमाणु भार था उसके लिए आसान हो गया इस फॉर्मूले के द्वारा पता लगाना। और अब हमारे पास एक प्रॉपर परमाणु की डेफिनेशन तैयार हो चुकी है। वो क्या है कि जो परमाणु है वो 3 कणों से मिलकर बना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, ये देखिए, ये जो है वो है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक बोल सकते हो या नाभिक बोल सकते हो। और इसके केंद्र वाले भाग में कौन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला। वही न्यूट्रॉन कैसा होता है, बिना कोई चार्ज, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन में धनावेश तो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वही न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो ये नेगेटिव चार्ज वाला, यानी कि ऋणात्मक आवेश वाला कण होता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको एटम या परमाणु की मिल गई होगी। इसके अलावा भी अभी जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो क्वार्क और ग्लून्स के नामक कणों से मिलकर बने होते हैं, ऐसा भी माना जाता है। सो होपफुली ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया हो। इस लेक्चर से आपका जो बेस है वो तैयार हो रहा है। जो भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा वीडियो में, और जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें जो डिस्कशन करूंगा, वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा अगर आप परमाणु को अच्छे से समझ पाएंगे। खासकर याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है न्यूट्रॉन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।